बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाब वक्त टुडे में खुशामदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशामुर रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। उनसे पूछिए उनमें से कौन इन बेसरोपा बातों का जामिन है। क्या उनके पास कोई गवाह हैं? अगर हैं तो पेश करें अपने गवाहों को, अगर वो सच्चे हैं। जिस रोज़ पर्दा उठा दिया जाएगा एक साख से तो इन नाबकारों को सजदे की दावत दी जाएगी तो वो उस वक्त सजदा न कर सकेंगे। निदामत से झुकी होंगी उनकी आंखें, उन पर जिल्लत छा रही होगी। हालांकि उन्हें दुनिया में बुलाया जाता था सजदे की तरफ, जबकि वो सही सलामत थे। सूरा अल कलम की आयात 40 ता 43 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक समझ कर पढ़ने, इस पर अमल करने, इसका एहतराम करने की भी तौफीक अता फरमा दे। नाज़रीन, आज जुमातुल मुबारक है, 5 जमात-उल-सानी 1433 हिजरी 27 अप्रैल सन 2012 है। और आज के मौजूद मेहमान मोहतरम सईद आसिफ साहब, डिप्टी एडिटर रोजनामा नवाब वक्त, आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब, बहुत खुशामदीद। कैसे मिजाज है आपके? बस अल्लाह का करम है, कौम के मिजाज भी ठीक हो जाएंगे मेरा ख्याल है। बिल्कुल, और मिजाज के हवाले से बात की, लेकिन गर्दन में सरिया जो है, हाँ। सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। मैंने उसी रेफरेंस से बात की कि कौम के मिजाज ठीक हो जाएंगे। तो कौम में ज़ाहिर है हमारे कायदीन भी कौम में शामिल है। बिल्कुल सही। और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के हवाले से अहम तरीन खबर के सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म गिलानी को तौहीन अदालत का मुजरिम करार दे दिया। अदालत बर्खास्त होने तक कैद की सजा 30 सेकंड में पूरी हो गई। आइन के आर्टिकल 204(2) को तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस 2003-5 के सेक्शन 3 के साथ मिलाकर पढ़ा जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने जानबूझकर सदर के खिलाफ खत लिखने से इनकार किया और तौहीन अदालत की। सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर फैसला, मुत्तफिका फैसला। आर्टिकल 63(1)G के तहत वज़ीर-ए-आज़म कौमी असम्बली की नशिस्त से नाअहल होने के साथ साथ 5 साल के लिए अवामी ओहदे के लिए भी नाअहल हो सकते हैं माहिरीन। और दूसरी जानिब अपोजिशन रहनुमाओं का जो रद्द-ए-अमल है वो भी आप तक पहुँचाना चाहते हैं कि निसार के फजल रहमान, सलीम सैफ, शेरपाव बजिंजों से राब्ते वज़ीर-ए-आज़म के ओहदा न छोड़ने पर एहतजाज का फैसला। गिलानी को वज़ीर-ए-आज़म नहीं मानते, फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दें। नवाज शरीफ, मुनव्वर हसन, इमरान, साजिद मीर और दीगर का मुतालबा। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और वफाकी काबीना के हवाले से भी खबर है कि अब भी वज़ीर-ए-आज़म हूँ, आखिरी अथॉरिटी स्पीकर हैं गिलानी। इस्तीफ़े का मुतालबा बिला जवाज़ है। वफाकी काबीना फैसला मायूस कुन है। ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों के इजलास, गिलानी को शाबाश दी गई। और फिर अपोजिशन लीडर कहते हैं कि देखेंगे सजा याफ्ता वज़ीर-ए-आज़म ऐवान में कैसे बैठता है निसार। कौमी असम्बली में भी शदीद हंगामा। और इस हवाले से सबसे पहले हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे मोहतरम सईद आसिफ साहब से। सईद आसिफ साहब, एक बार फिर तारीखी फैसला पाकिस्तान की अदलिया का, लेकिन अब भी ये कहा जा रहा है कि मैं नहीं मानता। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान की अदलिया की जानिब से जब वज़ीर-ए-आज़म को सजा दी गई तो उनकी गाड़ी से, वज़ीर-ए-आज़म की गाड़ी से पाकिस्तान का परचम उतार देना चाहिए था? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें देखिए कुछ इस जजमेंट के हवाले से कुछ ऐसे वाक़यात, ऐसे शवाहिद, ऐसे हक़ाइक़ सामने आए हैं कि जिन्हें वाकई गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए। मसलन दुनिया की तारीख में पहली बार किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को तौहीन अदालत के जुर्म में सज़ा हुई। फिर इसी केस से रिलेटेड कि सज़ा सिर्फ 30 सेकंड पर मुश्तमिल। मेरा ख्याल ये भी गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए, इतनी मुख्तसर सज़ा। फिर जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने, अब मैं उन्हें प्राइम मिनिस्टर नहीं कहूँगा क्योंकि वो नहीं है, मेरे नज़दीक तो वो नहीं है प्राइम मिनिस्टर। और तमाम मीडिया को अब क्या करना चाहिए, क्योंकि वो सज़ा याफ्ता हैं, उन्हें क्या सज़ा याफ्ता वज़ीर-ए-आज़म लिखना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखना चाहिए, मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को सिर्फ सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी कहना चाहिए। वो मोहतरम शख्सियत है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी। अगर अपने आप को मोहतरम उन्होंने बनाना है तो कानून, कायदे, आइन का एहतराम करना पड़ेगा उन्हें। तो मैं बात करूँ गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हवाले से। तीसरी बात ये भी मेरे ख्याल आनी चाहिए अब कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह मजाक उड़ाया अदलिया के फैसले का, मेरा ख्याल ये भी दुनिया की तारीख में ये पहला वाक़या है। और अब देखिए यानी कि फैसले से पहले तक जो है ना, आखिरी लम्हात तक प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते रहे कि हम अदलिया का एहतराम करते हैं और जो फैसला होगा हमें कबूल होगा। लेकिन फैसले के फ़ौरन बाद रिएक्शन क्या है, उन्होंने काबीना का इजलास बुलाया,
हालांकि मजाज ही नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर ही नहीं, उस इजलास की कोई हैसियत ही नहीं कानूनी और आइनी। मैं तो ये कहता हूँ कि जो उस इजलास में शरीक हुए वो भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं और ये बात एजिटेट होगी। MKM भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुई है, अवामी नेशनल जितने पार्टी भी तौहीन अदालत के जितने मुर्तकिब भी उस हुई है, इजलास में और शरीक हुए, के बुज़रा काफ लीग भी जितने तौहीन भी, अदालत के मुर्तकिब वो हुई। काबीना का इजलास उसे नहीं कहा जा सकता, उसे वो जैसे कहते हैं ना कि हमा यारा दोज़ख हमा यारा जन्नत, ये वो उन यारों का इजलास, क्या नाफरमानों का इजलास? नाफरमानों का इजलास कह लें, एक दूसरे के मुफादात की निगहबानी करने वालों का इजलास कह लें, लेकिन वो काबीना का इजलास किसी सूरत में शाबाश दी गई है वज़ीर आज़म को। जी जाहिर है, तुमने बहुत वज़ीर अच्छा आज़म काम किया और खुद अच्छा काम वज़ीर किया है कि अदालत जी। कहती है कि एक शख्स ने चोरी की है, उससे कौमी दौलत लूट कर वापस लेकर आओ, लेकिन वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैं नहीं लाऊंगा, और काबीना कहती है कि शाबाश। अब देखिए खुद वज़ीर आज़म का एटीट्यूड क्या है, वो कह रहे हैं कि फाइनल अथॉरिटी स्पीकर है, इससे बड़ा मजाक उड़ाना अदलिया का मेरे ख्याल कोई ऐसी मिसाल नहीं होगी। अब उन्हें तो ये तक इल्म नहीं है, वो जो से जज्बात में उन्होंने कह दिया कि फाइनल अथॉरिटी है स्पीकर, स्पीकर की कैसे फाइनल अथॉरिटी हो गई, यानी कि बिल फर्ज महाल। अव्वल तो ये बात है ही नहीं कि ये केस उनके पास जाना है स्पीकर के पास। अगर ये केस उनके पास जाता है बिल फर्ज महाल, जिस तरह ये डिटाई की बात कर रहे हैं, तो वो फाइनल अथॉरिटी कैसे होगी। अगर वो इसको खुद डिस्पोज ऑफ करती हैं तो उसके बाद यानी कि इनको नहीं भेजती, इलेक्शन कमीशन के पास नहीं भेजती, तो उनका फैसला जो है वो चैलेंजेबल होगा अदलिया में। ठीक है जी, फाइनल अथॉरिटी तो फिर अदलिया हो गई ना। ठीक, उसके बाद अगर वो भेज देती हैं रेफरेंस इनकी नाअहलियत का, तो फिर उनकी अथॉरिटी खत्म होगी, फिर फाइनल अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन। एतजाज हसन साहब फरमाते हैं फैसला फर्द जुर्म के दायरे कार से बाहर है, अपील करेंगे। जी जी, मैं ये सारी बात करता हूँ। कुछ यानी कि जजमेंट के हवाले से कुछ मायूसी भी हुई अवाम में कि सिर्फ 30 सेकंड की सज़ा, लेकिन इसमें इतनी बड़ी हिकमत है, आप जज्बात से काम ना लें, आप इसका गहराई से इसका जायजा लें, इस जजमेंट का कि कितने इसके असरात। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपनी जजमेंट में डिक्लेयर कर दिया है कि हमने सज़ा कम इसलिए दी है कि चूँकि एक बड़ी सज़ा जो नाअहलियत की है 5 साल की, आइन की दफ़ा 63(1)G के तहत वो उसकी ज़द में आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये मस्तूजब सज़ा है क्योंकि दानिस्ता तौहीन अदालत का इन्होंने इर्तिकाब किया है, जजमेंट में मौजूद है ये। और दानिस्ता तौहीन अदालत जो है वो आइन की दफ़ा 63(1)G के ज़ुमरे में आएगी और उसके तहत इन्हें 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई, ये हो चुके हैं डिस्क्वालीफाई इस जजमेंट की रूह से। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करे? सुबह सुबह ही एक हमारे मौजूद साथी हैं, उन्होंने ये सवाल किया कि एहतियाम साहब, वज़ीर आज़म तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी चिमटे हुए हैं सीट से, अब उन्हें कौन हटाएगा? यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, अगर ये ढिठाई पर उतरे हुए हैं तो ये सिर्फ खुद नहीं जाएंगे, ये जमहूरियत को साथ लेकर जाएंगे, फौज आएगी। अब क्या चाराकार क्या होगा उसके बाद? अब देखिए ना, अगर किसी ने इसमें देखिए इनकी आईनी हैसियत तो कोई है नहीं, अब ना कानूनी ना आईनी हैसियत, ना इनको प्राइम मिनिस्टर कहा जा सकता है, ना तस्लीम किया जा सकता है। और अपोजिशन का जो एटीट्यूड वो आपने पढ़ के सुना दिया है। मियां नवाज शरीफ ने तो कल कैटेगरिकली कह दिया था कि हम इनको प्राइम मिनिस्टर तस्लीम नहीं करेंगे। तो जो ये इक़दामात दे रहे हैं वज़ीर आज़म गिलानी, उनकी कानूनी हैसियत कोई हैसियत नहीं, पर कौन अमल करेगा? कोई कानूनी हैसियत नहीं। कल जो फैसला जो इजलास हुआ काबीना के नाम पे, उसमें अगर कोई फैसला हुआ तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। अब अगर किसी फाइल पे ये दस्तखत करेंगे बतौर प्राइम मिनिस्टर तो उसकी कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं होगी। ये एक सिंपल एक सज़ा याफ्ता शख्स है इस वक्त, और उस हवाले से ये 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हैं। ये पार्लियामेंट में अब अजनबी की हैसियत है इनकी, मुंतखब रुकन की हैसियत नहीं है। अजनबी के तौर पर अगर पार्लियामेंट में जिस तरह विजिटर्स गैलरी में जाके लोग बैठते हैं उस तरह बैठ सकते हैं। जो मुंतखब अरकान की नशिस्तें हैं या प्राइम मिनिस्टर की नशिस्तें, उस पर ये नहीं बैठ सकते। कल एक बार फिर कोशिश की गई सिंध कार्ड खेलने की, और सिंध में इस खबर के बाद और सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले जिस पर सुप्रीम कोर्ट को सलाम पेश करते हैं हम, उस फैसले के बाद पूरे सिंध में फायरिंग, जलाओ गिराव के वाकयात न सिर्फ वहां पर बल्कि सराय की बेल्ट यानी कि मुल्तान में भी ये इस तरह से किए गए। ये बाकायदा मनोवर किया गया था। ये यानी कि ये कल 26 थी ना, 26 अप्रैल, 25 अप्रैल की रात इन्होंने इजलास किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद उसको हेड किया, उस इजलास को, पीपल्स पार्टी के
यानी वो एक कोर कमेटी भी है, एक इनका आपस की भी एक वो हम यारा जन्नत वाले जो हैं दोस्त, सही, उनका इजलास करके इन्होंने बाकायदा तय किया था, बाकायदा डायरेक्शन दी थी कि हमें डिस्क्वालीफाई किया गया तो ऐसे आपने करना है, ऐसे एजिटेशन करनी है, ये तरीका इख्तियार करना है। और खासतौर पर अफरा तफरी पैदा कर दी, अफरा तफरी पैदा। और देखिए ना, ये तो खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है ना। एक सिस्टम की बसात आप लपेटना चाहते हैं खुद ही अपने हाथों, तो इसमें क्या हिकमत है आपकी? बजाय इसके अब मुझे तो एतजाज साहब पे भी बहुत अफसोस होता है कि वो जब नारा लगाया करते थे कि अदल बिना जमहूर ना होगा, तो ये अब अदल को निगेट करके आप क्या जमहूर की, एजाज साहब की तो बात ही छोड़ देना, अब लोगों की नजरों में उनकी कहना चाहिए कि वो कदर नहीं रही कि जो उस तहरीक के, उस तारीखी, वो तो जाहिर है लाजवाब तहरीक के दौरान थी। जी जी, वो तो सही बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब कल जिस तरह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह बड़ा फरोख्ता हो रहे थे इस जजमेंट पे, और सबसे ज़्यादा जो अफसोसनाक सूरत हाल है जो अटार्नी जनरल के ज़रिए इन्होंने पार्ट प्ले किया है हुकूमत ने। एक अटार्नी जनरल पहले ही, ये जिसको लाए इरफान कादर, ये PCO जज होते थे लाहौर हाई कोर्ट के, फिर प्रोसिक्यूटर जनरल बने, और इस हैसियत में जिस तरह ये अदलिया को तज़हीक का निशाना बनाते थे, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेके इन्हें टर्मिनेट करवाया था उस मनसब से। ये इन्हें लाने का मकसद ही यही था कि सुप्रीम कोर्ट को एम्बेरस किया जाए, और वाकई उन्होंने किया एम्बेरस। जिस तरह यानी कि आर्गूमेंट उन्होंने पेश किए, वो थे तो इस्तगासा के वकील, यानी सुप्रीम कोर्ट के वकील की हैसियत से बतौर अटार्नी जनरल एक्स ऑफिशियो जो है उन्होंने पेश होना था इस्तगासा के वकील, लेकिन उन्होंने पार्ट प्ले किया डिफेंस के वकील का, उससे भी आगे बढ़ गए। जी, वो तो जजमेंट के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका जो एटीट्यूड था वो किसी वकील का एटीट्यूड नहीं हो सकता, वो किसी जाले का नजर आ रहा था। तो ये इस तरह आप यानी कि आइन और कानून का मजाक उड़ाएंगे, अदलिया को तज़हीक का निशाना बनाएंगे, तो फिर क्या इसमें बचेगा क्या यहाँ इस मुल्क पे? ठीक है, अच्छा सर, हम थोड़ा सा फॉर्मेट आज चेंज करें और कॉलम नाज़रीन शामिल करना चाहेंगे। आज का कॉलम भी मोहतरम सईद आसिफ साहब का ही है और इन्होंने लिखा है महज सजा याफ्ता मुजरिम। सईद आसिफ साहब ने अपने कॉलम में लिखा है कि लोग इस बात को पकड़ कर बैठे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को महज 30 सेकंड कैद की सजा, भला ये क्या सजा हुई? कौम को अपने तय ये तवक्को थी कि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत के केस ने जितनी तवालत इख्तियार की है उनके लिए सजा भी उतनी ही तवील होगी। आखिर में लिखते हैं मोहतरम सईद आसिफ साहब कि जब वज़ीर-ए-आज़म ने सजा भुगत ली तो अब इस सजा में कमी या इसे ख़त्म करने की अपील कैसे की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले की यही हिकमत है कि वज़ीर-ए-आज़म की नाअहलियत की सजा के बाद उनके लिए दाद रसी के सारे दरवाजे अज खुद बंद हो गए हैं। तो भाई साहब, क्या ख्याल है? सुप्रीम कोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को 6 माह या इससे ज़्यादा कैद की सजा देकर इसके खिलाफ अपील की सूरत में उन्हें फिर ताखिरी हरब इख्तियार करके केस को तूल देने का मौका फराहम कर देती। सुप्रीम कोर्ट ने यही हुकूमती साजिश तो नाकाम बनाई है, इसलिए सारे खुश फहमों को खातिर जमा रखनी चाहिए। उनके वज़ीर-ए-आज़म अब मुजरिम है, महज सजा याफ्ता मुजरिम है। और आपने उसी हिकमत की जानिब अपने कॉलम में भी इशारा किया जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत दूरअंदेशी के साथ बहुत तारीखी और अहम फैसला किया है। यही बात है ना कि यानी कि अगर जज्बाती अंदाज में सोचा जाए तो शायद जब फैसला अनाउंस हो रहा था तो हो सकता है मेरे जज्बात भी ऐसे हो गए, यार ये क्या किया उन्होंने, जिस तरह एक आम आदमी के जज्बात होते हैं। लेकिन इसमें हिकमत यही थी, बांध के मारा है सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें। वो कहावत है ना कि मकूला है कि अगर कोई गुड़ देने से मार रहा हो तो उसे जहर देने की क्या जरूरत है? तो ये गुड़ दे के मारा गया, गुड़ की मार है बिल्कुल, और ऐसी गुज्जी मार है ये कि इन्हें नजर आएगा कि वाकई ये मार पड़ी है, उठने के काबिल है, बिल्कुल काबिल नहीं है। ये आप यूं समझे कि ये बुझने वाला जो शोला है ना वो आखिरी वक्त पे ज्यादा भड़कता है। तो ये अब ये इनका ये आवाज़ जो है, ये अंदाज जो है, ये वो भड़कने वाला है आखिरी। तो इसमें आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कैसे हिकमत की कि इनको बुलाया अदालत में, रोस्ट्रम पे खड़ा किया, सज़ा अनाउंस की, 30 सेकंड की सज़ा दी और इम्प्लीमेंट भी करा दी। भाई अब देखिए जो सज़ा इम्प्लीमेंट हो गई है, अब अपील होती है उस सज़ा के खिलाफ कि आपने भुगतनी है। अब सदर क्या माफ करेंगे? वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि आप किसी मुलज़म ने भुगतनी है एक सज़ा, उसके खिलाफ आप अपील करेंगे, पहले कहेंगे कि आप इसको सस्पेंड कर दें, फिर या कमी कर दें या इसको ख़त्म कर दें। अब जो सज़ा मौजूद ही नहीं, जो आपने भुगत ली है, उसके अगेंस्ट आपने अपील क्या करनी है? राइट, बिल्कुल ठीक है ना। तो इसी तरह ये जो स्पीकर का इशू है, स्पीकर के पास ये रेफरेंस जा ही नहीं सकता। 63(1)G के तहत ये डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। स्पीकर का जो इख्तियार है ना 63 सबसेक्शन 2 का, वो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट की किसी जजमेंट से कतई रिलेट नहीं करता। वो कोई भी आदमी, कोई भी आम शहरी
दाद रसी के लिए किसी रुकन पार्लियामेंट के खिलाफ जा सकता है, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए स्पीकर के पास। ये दाद रसी के 3 फोरम मौजूद हैं इस वक्त, मैंने इस कॉलम में भी इसका इलेबोरेट किया है। 3 फोरम है, एक स्पीकर है, एक अदलिया है, एक इलेक्शन कमीशन है, और तीनों इंडिपेंडेंट है, तीनों अपना अपना फैसला दे सकते हैं, और कोई किसी के फैसले में सिर्फ अपील हो सकती है किसी के फैसले के खिलाफ, वरना मुदाखलत नहीं हो सकती। मसलन एक अपील कुनिंदा आप चूज करेगा इलेक्शन कमीशन के पास किसी की डिस्क्वालिफिकेशन, जिस तरह ये वहीदा शाह का केस हुआ, इलेक्शन कमीशन ने खुद उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, डी-सीट कर दिया। इसके खिलाफ उसके खिलाफ कुछ सूबाई असम्बली के स्पीकर ने तो रेफरेंस नहीं भिजवाया था ना उसके बाद कोई जरूरत पड़ी। अब उस फैसले के खिलाफ जो एपलेट मजाज अथॉरिटी थी वो सिंध हाई कोर्ट थी, उसने उसको स्टे कर दिया। इसी तरह अगर वही आदमी उसके खिलाफ किसी रुकन कौमी असम्बली या सेनेटर के खिलाफ की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को दरख्वास्त देगा, तो स्पीकर कौमी असम्बली उस दरख्वास्त पे फैसला करेंगी, या उसे यानी कि उसके इल्ज़ामात को रद्द करेंगी, या इल्ज़ामात दुरुस्त साबित होने पर उसे इलेक्शन कमीशन को भेजेगी और इलेक्शन कमीशन उसे डी नोटिफाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो बजाते खुद एपलेट अथॉरिटी है। अब ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला दे दिया है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, तो वो अब किसी दरख्वास्त या शिकायत की सूरत में उसको हेयर करेंगी स्पीकर। ये कैसे पॉसिबल है? स्पीकर का तो ये इख्तियार ही नहीं है। स्पीकर ने तो किसी आम शहरी की दरख्वास्त पे कार्रवाई अमल में लानी, अदालत उज़्मा के किसी जजमेंट की बेस पे उन्होंने कुछ नहीं करना, इसलिए इन्हें खातर जमा रखनी चाहिए। ये केस स्पीकर असम्बली के पास कतन नहीं जाएगा। ये केस अब सीधा हाई कोर्ट की जो जजमेंट है ये इलेक्शन कमीशन के पास जाएगी फॉर डी नोटिफिकेशन ऑफ हिज सीट। ये सीधा सीधा केस है, तो यही हिकमत है इसमें। बिल्कुल सही। और नाज़रीन, सईद आसिफ साहब का कॉलम जरूर पढ़ेगा। और अब हम बढ़ेंगे आज के नवाब वक्त इदारिया की जानिब, और इदारिया भी आज का तौहीन अदालत के जुर्म में वज़ीर-ए-आज़म की ताबरखास्त अदालत सज़ाए कैद और आईन और कानून के तकाजे, क्या यूसुफ रज़ा गिलानी की वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत बरकरार है? सवाल निशान। सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर जस्टिस नासिरुल मुल्क की सरबराही में अदालत उज़्मा के 7 रुकनी बेंच ने वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला सादर करते हुए गुज़श्ता रोज़ उन्हें ताबरखास्त अदालत कैद की सजा सुना दी, जो वज़ीर-ए-आज़म ने 30 सेकंड में कोर्ट रूम में ही भुगत दी। और इदारे की आखिरी लाइन ये है कि अब आइन की दफ़ा 63G1 के तहत सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी 5 साल के लिए नाअहल हो चुके हैं। इसलिए अदालत उज़्मा का यह फैसला दुनिया की अदालती तारीख में बेमिसल रहेगा कि वज़ीर-ए-आज़म के मनसब पर फायज किसी शख्स को तौहीन अदालत के जुर्म की सजा देकर नाअहल किया गया है। अगर हुकूमती इत्तेहाद इस फैसले को तस्लीम नहीं करते और इसकी पादाश में पूरी जमहूरी निज़ाम की बसात लपेटने की नौबत आती है, तो हमारी सियासी तारीख का यह भी अलमनाक बाब होगा। इसलिए हुक्मरानों को जमहूरियत का मुर्दा खराब करने के बजाय अच्छी हुक्मरानी की मिसाल कायम करनी चाहिए। और जिस तरह से मुतालबा किया जा रहा है पूरे मुल्क में कि वज़ीर-ए-आज़म साहब स्टेप डाउन करें, रिज़ाइन करें और अब तशरीफ़ ले जाए, इस पर उन्हें ज़रूर अमल करना होगा। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है। थोड़ी सी बात मैं करना चाहता हूँ। ये आपने कहा ना, ये पूरी कौम एक है कि रिज़ाइन करें, नवाज शरीफ साहब ने भी कहा स्टेप डाउन करें। इसमें देखिए, रिज़ाइन वो बंदा करता है जिसके पास कोई मनसब हो। अब उसके पास तो वज़ीर-ए-आज़म का मनसब ही नहीं, वो रिज़ाइन उसने किस मनसब से? बिल्कुल सही। और सर, इसी नुक्ते से हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। वक्त है ब्रेक का, और आपकी कॉल भी शामिल की जाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारा नंबर है 0423631269। आप कॉल कर सकते हैं। मोहतरम सईद आसिफ साहब तशरीफ फरमाया। सईद आसिफ साहब की वजह से हम कॉलर शामिल करने का सिलसिला शुरू करेंगे। साकिब साहब हमारे साथ पहले कॉलर आज के प्रोग्राम के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइएगा। आसिफ साहब जिस तरह फरमा रहे थे ना, उनके पास ओहदा कोई नहीं रिजाइन के हवाले से, तो मैं गुजारिश करूंगा, जिस तरह का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, इनसे जबरदस्ती बात मनवाई जाती है, ये खुद नहीं मानते, तो इनसे कौम जो है उसको फैसला। मैं एक और बात करना चाहूंगा कि देखिए, हमारे अब कौम को फैसला करना है कि हमने अपना वोट जो है आने वाले इलेक्शन में किस तरह इस्तेमाल करना है। हमारे जितने लीडर हैं उनका लाइफस्टाइल देखें, और 90% अवाम अपना लाइफस्टाइल देखे। इतना अमीर आदमी, चाहे चौधरी बरादरान है चाहे जरदारी, ये आपकी बात करेंगे, और चौधरी बरादरान ने मुनो सिलाई को जिस तरह छुड़वाया था, वो वज़ीर-ए-आज़म का साथ किस तरह न देते। इसलिए ये सारे जो है इनके मफादात हैं। आसिफ साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया। तो ये अपने मफादात के लिए इकट्ठे हैं, अवाम को भी अपने मफाद के लिए इकट्ठा होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। और वोट की जो बात की, खबर भी है कि मुल्तान ज़िमनी सूबाई इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की जीत, अवामी फैसला
दीगर फैसलों पर भारी है जरदारी। वजीर आजम को मुबारकबाद। अब्दुल्ला साहब की कॉल शामिल कर लेते हैं, जरूर इस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। श्याम भाई, मैं ये कहना चाहता था कि ये हमारी रवश बन चुकी है कि हम किसी चीज को तस्लीम नहीं करते। असल में ये हमारी गलती है कि हम ऐसे लोगों को अपना वजीर आजम मुंतखब कर लेते हैं कि जो पहले जेल याफ्ता है, सजा याफ्ता है। ये देखे ना, पहले भी ये लोग करप्शनों में रहे हैं। किसको नहीं पता है कि इन्होंने 96 में क्या किया इन लोगों ने, कैसे ये घोड़ों को मुरब्बे खिलाते थे। जरदारी साहब खुद तो इंसानों को नहीं, आजकल घास नहीं मिलता खाने के लिए, तो इन लोगों की करप्शन को छुपाने के लिए दूसरा साथ देता है। ये हमारी गलती है कि हम इन लोगों को बार बार मुंतखब करते हैं। सबसे पहले कि ये लोग हमारे में जो हम लोग जो भेड़ चाल चलते हैं, जिसकी वजह से एजुकेशन की कमी हमारे लोगों के, हम पीरी फकीरी में आ जाते हैं। ये हमारे पीर साहब है जी, हमने इन्हें वोट देना है। ये सबसे बड़ी हमारे लोगों में एजुकेशन की कमी है, जो इस वक्त सबसे ज्यादा अभी लोगों में अवेयरनेस आ रही है। ये मीडिया की वजह से जो हम छोटे छोटे उधर जो सुनते थे, ये मीडिया आएगा तो ये होगा। अभी मेरी 32 साल एज है। लेकिन अब्दुल्ला साहब, थैंक यू वेरी मच। ख्वाजा अंजुम साहब भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। जी मैं ये कहूंगा कि हकूक लिबाद में खुदा ताला ने भी अपने पास इस्तिस्ना नहीं रखा। वो कहता है कि अगर किसी बंदे ने किसी का देना हो तो वो खुद उधर क़यामत के दिन फैसला करेगा। और खुदा के रसूल ने भी ये इस्तिस्ना का बाब बंद कर दिया जब कहा कि फातिमा बिन्त मोहम्मद भी चोर होगी तो उसका भी हाथ काट दिया जाएगा। इस्तिस्ना उस वक्त भी खत्म हो गया था जब मस्जिद नबी में एक बदू ने हजरत उमर को खुतबे से रोक दिया था कि तुमने ये कहां से बनाई है। बाकी रहा आइन का आर्टिकल 248, वो 100% दुरुस्त है। वो इसलिए दुरुस्त है कि तमाम सियासी पार्टियों ने उस पर साइन किए हैं कि हमने इक्तिदार में आना है, हमने पाकिस्तान को लूटना है और हमारे दफा के लिए ये 248 होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इसमें मेरे ख्याल सबसे पहले मैं इनकी बात को, ये इन्होंने जो कहा ना कि 248 दुरुस्त है, मैं इसको इसलिए दुरुस्त नहीं समझता कि आइन में करारदाद मकासद की शक्ल में दफा 2 अल्फ मौजूद है और उसके तहत पाबंद किया गया है पूरे आइन को, पूरे कवानीन को, कि मुल्क का कोई कानून, कोई आइन, उसकी कोई शिक कुरान और सुन्नत से मुतसादम नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। अगर इस तनाज़र में देखा जाए तो 248 जो इस्तिस्ना देती है सदर साहब को, वो बिल्कुल गैर इस्लामी है और कोई शिक जो है किसी कानून की, किसी आइन की, इस्लाम से मुतसादम नहीं हो सकती। इसलिए मेरा तो ख्याल है कि इसको स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए, इस शेख को। तो बाकी अब बात चल रही है दूसरे मामलात की, जिस साहब एक मोहतरम कॉलर ने कहा कि इनको किसने पकड़ना है, अब कौन स्टेप डाउन। हाँ, इसमें देखिए, इसमें भी ये मजबूर कर रहे हैं फिर आइन की जो दफात हैं 189 और 190 जो है कि उनको बुरुए कार लाया जाए। जाहिर है अगर कोई नहीं तुला होगा कि हमने तो तहस नहस करना है, उखाड़ना पिछाड़ना है सब इदारों को, तो उसके बाद फिर जिसकी जिम्मेदारी है 189 190 के तहत वो फिर आगे आएगी और उसने फिर तहफ़्फ़ुज़ करना है, अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उसके फैसलों को इम्प्लीमेंट कराना है, उसके जो भी आउटकम हो, अल्लाह करे कि ऐसी नौबत ना, अल्लाह करे। लेकिन ये तो खुद धकेल रहे हैं ना, ये तो खुद धकेल रहे हैं ना कि ऐसी ही नौबत आए हम शहीद बने। ऐसे शहीद नहीं बन सकते ये। ठीक, चलें अभी इस पर भी पूछते हैं कि गिलानी साहब जो हैं वो शहीद हैं, गाजी हैं, क्या हैं? ताहिर साहब की कॉल शामिल करना चाहेंगे, गुजरावाला से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइएगा ताहिर साहब। उमैर साहब फरमाइएगा। ये जो कल अदालत में फैसला हुआ, वो जो काबीना सारी चली गई, वो क्या सुप्रीम कोर्ट को फतह करने गई थी या फैसले पे असरअंदाज होने गई थी? चलें ठीक, थैंक यू वेरी मच। अभी हम पूछते हैं कि काबीना सुप्रीम कोर्ट को फतह करने गई थी या फैसले पर असरअंदाज होने गई थी? एक ही बात है, फैसले पर असरअंदाज होना अदलिया को फतह करना ही है ना। हमारे कॉलर ने कहा कि करप्ट लोगों को वोट क्यों दिया जाता है, क्या एजुकेशन की कमी है और मीडिया भी क्या नाकाम रहा है? और मुल्तान को जो इलेक्शन हुआ है इसमें पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने 20,441 जबकि नून लीग के उम्मीदवार ने 20,066 वोट। इसको आप मिसाल ना बनाएं, ये एक बाई इलेक्शन है और पुरानी वोटर लिस्टों पे हुआ है, इसका कोई भी रिजल्ट और फैसला दीगर फैसलों पर भारी है। और देखिए इसमें भी आप जो यानी कि कॉन्टेस्ट हुआ है, जिस ये मेरे ख्याल 250-300 वोटों की लीड से जीता है सिर्फ, ठीक है ना। तो इसमें जितनी धांधलियां होती हैं वो भी आपके सामने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेरे समाअत है कि अगर एक शख्स 20,000 वोट लेता है और एक शख्स ये चंद 100 वोटों के फर्क से अगर ये जीता भी है तो बाकी 20,000 वोट जाया हो गए, इसका क्या होगा? बात ये है कि यानी कि करप्ट फैमिली जो है
वो किस तरह हावी हो जाती है, असल में लम्हा फ़िक्र है। सरकारी वसाइल। अब देखिए, ये यूसुफ गिलानी साहब की फैमिली, इनके वालिद साहब सैयद अलमदार हुसैन साहब, वो वज़ीर थे जो असम्बली अयूब खान ने तोड़ के माशाल्लाह लगाया, वो आखिरी उस काबीना के वजीर थे, और वो भी डिस्क्वालीफाई हुए थे 6 साल के लिए अयूब के दौरे हुकूमत में, और उन पर भी इल्जाम था इख्तियारात के नाजायज। और अब गिलानी साहब के बेटे भी हैं, उनके ऊपर भी मुकदमा था, वो भी नायल होने के करीब ही हैं। ये तो ऐसी यानी कि धांधियों को अपना जेवर समझते हैं, ऐसी लालचनेस को अपना हथियार बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से आप क्या तवक्को कर सकते हैं कि वो आइन और कानून का एहतराम करेंगे और मुल्क की बेहतरी की कोई बात करेंगे। सर, कुछ और कॉलर्स भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से इस वक्त? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं राजा बोल रहा हूँ रावलपिंडी। जी वालेकुम सलाम। पहले ताहिर साहब से गुजरांवाला से, और अब हमारे साथ उमैर साहब हैं। जी उमैर साहब। जी, मैं श्याम भाई ये कहना चाहता हूँ कि चौधरी निसार साहब ने जो दिलाग बोला है उस पर कैमरे मॉनिटर करे मीडिया, और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना जरदारी चोर है ना गिलानी चोर है, सबसे बड़ी चोर हमारी अवाम है, सबसे बड़ी बेशरम हमारी अवाम है। आप देख लें इलेक्शन जो हुआ है उसका रिजल्ट देख लें, लोगों ने वोट डाले हैं ना। ये गंदे लोग जब तक इस मुल्क में मौजूद हैं इस मुल्क की हालत कभी भी नहीं बदल सकती। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। उमैर साहब का ये कहना। एक और कॉलर भी है, फरजाना साहब है, मुझे बताया गया कि हमारे साथ रावलपिंडी से ही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम फरजाना साहब। मैं ये कहना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा फैसला किया है। इसके अलावा जो मानने वाले हैं ये अब उन पे वो करता है, वो कभी इनके पीपल पार्टी के दौर में कभी भी पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की और उल्टा वो उसका हाल बेहाल ही हुआ है। नंबर 2, जो कल अफरा तफरी मची हुई थी मुल्तान में, पीपल पार्टी ने उसका भरपूर फायदा उठाया और अपना वो जो जीत गए हैं, और ये उसी अफरा तफरी का नतीजा है। लोगों में दूसरी तरफ उन्होंने सोचा थी और इन्होंने अपना फायदा उठा लिया। नंबर 3, मैं ये कहना चाहूंगी कि यूसुफ रजा गिलानी से कि वो फसाद पैदा करने की बजाय और शराफत से एक साइड पे हो जाए। ठीक है जी, गिलानी साहब शराफत से एक साइड पे हो जाएं, किसी और को चांस दें कि वो आगे आए। से जाना होता तो शायद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के साथ ही वो वहीं इस्तीफा देते। वो बात इस्तीफे की तो खैर छोड़े अब इसको, क्योंकि इस्तीफा जो स्टेटस ही नहीं रहा, मनसब ही नहीं रहा, उस पर क्या उन्होंने इस्तीफा देना है। लेकिन यही तकाजा था कि वो कहते कि ठीक है हम अवाम में जा रहे हैं। ठीक है ना। जो ये कहते हैं कि अदालत ने 6 ऑप्शंस में जो छठा ऑप्शन है वो अवाम के पास जाने का है, चलें आप उसका ही एहतराम कर लें फिर। हालांकि वो अदालत वो ऑप्शन तो अपने लिए रखे थे कि हम इन ऑप्शंस पे एक्शन की बुनियाद पे एक्शन ले सकते हैं। तो चले आप उसको इंटरप्रेट अपने हवाले से करते हैं तो उसको सामने रख लें और अवाम के पास चले जाए। और मेरा ख्याल है अब अवाम को फैसला कर लेना चाहिए। अवाम इतने बाशऊर हो चुके हैं, इतने यानी कि हुक्मरानों की जो मनमानियाँ हैं, जो उनकी करप्शनों की दास्तानें ज़बानें ज़द-ए-आम हुई हैं, उसके पेश नज़र अब मेरा ख्याल फैसला करने में आसानी रहेगी। फैसला तो अवाम कर रहे हैं, हमारे कॉलर्स की जो राय है इससे अंदाजा लगा लेना चाहिए। यही बात है। और ये जो मोहतरम कॉलर एक अवाम को कोसने दे रहे थे, मेरा ख्याल ये एटीट्यूड भी सही नहीं है। ये थोड़ा सा हमें इसमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। ये आपके इख्तियार में है ना। अगर आप अपने आप को कोसते रहेंगे, डिस्टेंस करेंगे, एक सिस्टम से अलग थलग होकर बैठ जाएंगे तो फिर जाहिर है मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पे हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम सही को सही और गलत को गलत कहें। हमारा किसी जमात से किसी कोई ताल्लुक नहीं, हम सिर्फ सही और गलत की निशानदेही के लिए हमने सिर्फ कानून और आइन की अमलदारी, अदलिया के एहतराम और इंसाफ की हुक्मरानी जो है उसकी बात करनी है, उसकी वकालत करनी है, उसको एजिटेट करना है। और मेरा ख्याल है कौम भी अब पूरी तरह बाखबर है। जितनी एक मोटिवेशन हो चुकी है मीडिया के थ्रू, जितनी अवेयरनेस आ गई अवाम में, मेरा ख्याल है अब उन्हें फैसला करने में कोई ऐसी दुश्वारी नहीं है। सर, कुछ और कॉलर भी हैं। शाहिद साहब है हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। इस पूरे केस में जो जनाब एतजाज अहसन का जो चेहरा पेंट हुआ है ना जी, उसकी तारीफ सिर्फ इस तरह की जा सकती है कि चोर का भाई गिरा कट। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये जो अपना इमरान खान की जो अहमकाना और बचगाना सियासत है ना जी, उसकी वजह से पीपल्स पार्टी को इतना खुल खेलने का मौका मिला है। इन हुक्मरानों का इलाज सिर्फ और सिर्फ स्टेट पावर में मुज़बिर है। जब तक स्टेट पावर का मुजाहरा नहीं देखेंगे ये, उस वक्त तक ये यहाँ से जाने का या अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं लेंगे। इसके लिए कुलीदी किरदार इमरान खान और मियां साहब के पास है।
इन दोनों को मिल बैठना चाहिए और कोई इसके सूरत हाल का हल, इनकी कुलीद इनके पास ही है, इन दोनों पार्टियों। शाहिद साहब थैंक यू वेरी मच। रशीद गौरी साहब भी हैं कराची से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब। वालेकुम सलाम, मैं कराची से अब्दुल गौरी बोल रहा हूँ। ये जो अदालत का फैसला आया है और पीपल्स पार्टी का जो रद्द अमल हुआ है, ऐसा लगता है कि जैसे पीपल पार्टी अपने बानी जुल्फिकार अली भुट्टो की तारीख दोहरा रही है। उन्होंने भी जो है आखिर में ये जीत में आकर ये कहा था कि मैं ये हलवे की प्लेट इनके हवाले नहीं करूंगा, तोड़ दूंगा। तो कहा ये तो नहीं कि ये जरदारी साहब और पीपल पार्टी चक्कर में जब ऐसे हालात पैदा कर दिए जाए ताकि मार्शल आए और हमारी जान छूट जाए, तो ये इनकी भूल है। और फौज को भी चाहिए कि अब मुल्क की जो है हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि अपने अख्तियार इस्तेमाल करके फौज को बुलाकर उनके ये फैसले पर अमल करवाएं। राइट, थैंक यू वेरी मच जी। एक और कॉलर शामिल कर लेते हैं मोहतम सईद साहब की जान से, फिर इस पर बात भी करेंगे। शकील साहब है मुल्तान से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम साईं। जी वालेकुम सलाम शकील साईं, क्या हाल है आपके? साईं मैं मुल्तान से शकील अहमद बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा जा रहा है, थैंक यू वेरी मच। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुल्तान में जो उस्मान भट्टी जीता है, इसकी जीत सिर्फ और सिर्फ सराइकी सूबे की वजह से हुई है। तो हम चाहते हैं कि तख्त लाहौर अब सोच समझ कर फैसला करे कि सराइकी सूबे की मुखालफत करेगा तो पूरे सराइकी वसीम से ये खत्म हो जाएगा। लिहाजा हमारी ये ख्वाहिश है कि नून लीग यहाँ से खत्म ना हो, तो उसे सराइकी सूबे की हिमायत करनी चाहिए। चलिए ठीक, थैंक यू वेरी मच जी। मेरे ख्याल पहले शकील साहब से शुरू करते हैं। ये तख्त लाहौर की जो बात की, इनको मेरे ख्याल पूरा इल्म होगा, आगाही होगी कि तख्त लाहौर में सराइकी सूबे से, ये सूबा कहते हैं सराइकी वसीम से, कितने लोग तख्त लाहौर में आकर बैठे और बराजमान हुए हैं। कितने वजीर आजम आए, कितने गवर्नर आए, कितने वजीर आला आए, क्या उन्होंने आपके हकूक की बात की? ठीक है, पहले तो आप इसका जवाब देना। ठीक, उसके बाद अब देखिए जिस तरह डिवाइड करने की अब ये सराइकी भाई हमारे जो है जिस तरह तवक्कुआत उन्होंने वाबस्ता। अच्छा, सराइकी बेल्ट से एक और कॉलर मुल्तान से ही हमारे साथ महबूब साहब भी हैं, उनका नुक्ता नजर भी जान लेते हैं। जी महबूब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप फरमाइएगा महबूब साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी, कल जो इलेक्शन हुआ है, फिर वज़ीर आज़म को सजा भी हुई है, पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार मुल्तान से जीता है, क्या कहते हैं आप इस तमाम सूरत हाल पर? हमें लाइन ड्रॉप होगी, लेकिन खैर हम बात कर रहे थे। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट यू बाय Waves Combo. Beautify my life. A bright freezer and fridge together. नहीं थी, क्योंकि आइन का जो तकाजा है किसी नए सूबे की तश्कील के लिए, उस तकाजे की रोशनी में तो प्राइम मिनिस्टर साहब मजाज ही नहीं है, ना कौमी असम्बली मजाज है, ना वफाकी हुकूमत मजाज है कि वो अपने तौर पे किसी सूबे में से एक सूबा निकाल के उसका, जरूरत भी किसी किस्म की नहीं है क्योंकि कौम के खजाने में इतना पैसा ही नहीं है। आइन में दफा 239 मौजूद है, अभी तक तो उसमें अमेंडमेंट नहीं हुई ना। 20वीं तरमीम के मौके पे कोशिश की थी MQM ने उसमें तरमीम लाने की, लेकिन वो नहीं हो सकी। और जब तक वो दफा मौजूद है, उसकी मौजूदगी में किसी सूबे की रजामंदी के बगैर उसके अंदर से नया सूबा नहीं बन सकता। अगर सूबा सराइकी सूबा बनाना है तो पंजाब असम्बली में आप उसके बारे में लाएंगे करारदाद, और 2/3 अक्सरियत से वो करारदाद मंजूर कराएंगे तो फिर आप सूबा बनाएंगे। लेकिन अफसोस कि इत्तेहादी जमातें जो है वो बहुत इसमें पेश नहीं है। लेकिन खैर असम साहब की कॉल हम शामिल करना चाहते हैं, कराची से ही हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, असम साहब फरमाइएगा। अच्छा सर, अर्ज ये है कि ये सराइकी सूबे का जो नारा दिया गया है, इन्होंने इसी ऐसे अहम मौके पे जब ये मुल्क ऐसे दायरे पे पहुंच चुका है तो पंजाब को कमजोर करने की एक साजिश है जो ये पीपल्स पार्टी की। इन्होंने पहले लसानियत का बीज बो के सिंध की हालत जो की है, जो बलोचिस्तान की हालत की है, इन्होंने लसानियत के बीज बो के अपनी सियासी दुकानदारी चमकाई है। ठीक, थैंक यू वेरी मच जी। यासिन साहब भी हैं बुरे वाला से। अस्सलाम वालेकुम यासिन साहब। जी वालेकुम सलाम, फरमाइएगा यासिन साहब। स्विस बैंक में जो 6 अरब रुपए मान ले से गिरफ्तारी नहीं है, ठीक है, लेकिन हमको सबको बताया गया ये पैसे इनके, जो इनको माफ करवा लिया इन्होंने। लेकिन अब जो इन्होंने 4 सालों में इतनी पैसे, हर चीज को इन्होंने बेकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहना मान रहे। मैं तो आर्मी चीफ से कहूँ इनको पकड़े और इनको बस सबको ले जाओ समुद्र में गए। राइट, थैंक यू वेरी मच यासीन साहब समेत ये जज्बात है। और अब लोग फौज की जानिब देख रहे हैं
कि फौज का किरदार क्या होगा। हम नहीं चाहते कि कोई गैर जमहूरी किरदार हो, लेकिन इस तमाम सूरत हाल को समझना होगा। पहले रेफरेंस दिया आइन की 2 दफात का 189 190, उसने बरूए कार आना है बिलाखिर। अगर ये धकेलेंगे हालात को उस जानब, एजिटेट करेंगे, मनमानी की जो पॉलिसियाँ हैं वो बरकरार रखेंगे, किसी को तस्लीम ना करने की जिद पर अड़े रहेंगे, तो फिर रूबा अमल आएगी 189 190। उसके तहत फौज ने अपना किरदार अदा करना है। ज़ाहिर है वही फिर इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी होगी, सुप्रीम कोर्ट के पीछे ढाल बन के खड़ी होगी, उसके फैसले को इम्प्लीमेंट कराएगी। तो जो भी फिर उसका रिजल्ट आना है, फिर उसके बाद आए जो अजाब आए। हम तो नहीं चाहते, फिर ये तो खुद ले जाना चाहते हैं। राइट। इन तमाम खबरों के तनाजुर में कुछ एक और अहम खबर थी, और वो थी मार्क ग्रॉसमैन के हवाले से जो कि पाकिस्तान आए। नाज़रीन, सिर्फ हेडलाइंस आप तक दिखाना चाहूँगा, वक्त की कमी है, कि दिफाए इस्लाम कॉन्फ्रेंस का कहना है कि गासिब भारत गयूर पाकिस्तानियों का पसंदीदा मुल्क हो सकता है, ना नेटो सप्लाई बहाल होने देंगे। और ग्रॉसमैन की क़यानी हिना खर से मुलाकात, मुज़ाकरात, अमेरिका ने ड्रोन हमले रोकने का वादा किया, ना सलाला वाक़े पर माफ़ी मांगी, बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक किया गया है। और ये खबरें हैं, ताम वक्त की कमी है और हम शुक्रिया अदा करने पर मजबूर है मोहतरम सईद आसिफ साहब का कि आप तशरीफ़ लाए, और इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में भी आपसे बहुत अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी। आखिर में फरमान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह शामिल करना चाहेंगे, और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हमारा कोई दोस्त नहीं है, हमें ना अंग्रेज पर भरोसा है ना हिंदू बनिए पर, हम दोनों के खिलाफ जंग करेंगे, ख्वाह वो आपस में मुत्तहिद ही क्यों ना हो जाएं। इजलास से आम पेशावर 2 नवंबर सन 1945, ये यकीनन हम सब के लिए मिशल राह है। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे जो हुक्मरान हैं उनको नेकी की हिदायत दें और हमारे मुल्क का हामी और नासिर हो और पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। एहतशाम रहमान को नवाब वक्त टुडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।